आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपके शरीर में वात बढ़ गई है यानी वायु बढ़ गई है तो कई तरह के रोग आपकी बॉडी को घेर लेंगे और इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है दोस्तों। आप समझ नहीं पाते और समस्या फिर बड़ा रूप ले लेती है। मैं हर बार की तरह इस बार भी आपको सरल तरीके से समझाऊंगा कि जहां मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है, वहां आयुर्वेद कैसे इसको जड़ से खत्म करने की बात कहता है। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि मॉडर्न साइंस रूमेटाइड अर्थराइटिस को ऑटो इम्यून बीमारी कहता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, बस इसको एलोपैथी दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन ये नहीं जानते ऑटो इम्यून बीमारी क्या होती है, तो ऑटो इम्यून बीमारी माने हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने वाला सिस्टम जो है, वे गलती से अपने ही शरीर के हेल्दी सेल्स और टिश्यू को दुश्मन समझ लेता है और बार बार अटैक करता रहता है, जिससे जॉइंट्स में दर्द और सूजन बनी रहती है। पर इम्यून सिस्टम ऐसा करता क्यों है? इसका कोई एग्जैक्ट कोज एलोपैथी में अब तक नहीं मिल पाया है। आप सोच सकते हैं कि जब एलोपैथी को यही नहीं पता कि इम्यून सिस्टम अपने ही जॉइंट्स में अटैक क्यों कर रहा है, तो फिर उन्होंने ये कैसे मान लिया कि प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम में ही है। देखिए, एलोपैथी के साइंटिस्ट ने जब इस बीमारी पर रिसर्च की तो उन्होंने कुछ चीजें देखी। उन्होंने देखा कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स के जॉइंट्स में टी सेल्स, बी सेल्स और साइटोकिन्स जैसे इम्यून सेल्स और केमिकल्स जमा हो जाते हैं, जो नॉर्मली वहां नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वही सेल्स और केमिकल्स हैं जो वायरस या बैक्टीरिया से लड़ते हैं, पर यहाँ वो अपने ही जॉइंट्स के खिलाफ एक्टिव दिखते हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों ने जब पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट किया तो उनको ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज मिली जो शरीर के अपने ही टिश्यू पर अटैक करती हैं, जैसे रूमेटाइड फैक्टर RF जिसको बोलते हैं और एंटी CPP, इसलिए इन्हें ऑटो एंटीबॉडीज कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति जब डॉक्टरों को दिखी तो उन्होंने सोचा कि शरीर की इम्यून सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रही है, यानी जो रक्षा करने वाली शक्ति है वही अब अपने ही अंगों पर हमला कर रही है। तो ऐसे में पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी गई, यानी इम्यूनिटी को दबाने वाली दवाएं दी गई। जैसे ही इम्यून पावर को अंग्रेजी दवाओं से दबाया तो दर्द, सूजन और जॉइंट्स का डैमेज कम होने लगा। तो यहां से एलोपैथी ने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर इम्यून सिस्टम को दबाने से पेशेंट ठीक हो रहा है तो समस्या इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी ही है। लेकिन दिक्कत यहाँ है, जब डॉक्टरों को ये साफ नहीं पता कि इम्यून सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर उन्होंने ये कैसे मान लिया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? क्या सिर्फ इसलिए कि शरीर में कुछ ऑटो एंटीबॉडीज दिखी? अब देखिए, विज्ञान में जब किसी बीमारी का सटीक कारण नहीं मिलता ना, तो उसे एक नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ कह दिया गया ऑटो इम्यून है, मतलब शरीर खुद ही अपने टिश्यू पर हमला कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों, किस वजह से इम्यून सिस्टम बिगड़ा? क्या खान पान, क्या प्रदूषण, या किसी दवा या तनाव का असर? एलोपैथी इस क्यों का जवाब नहीं देती। वो सिर्फ सिम्टम्स को दबाती हैं, जैसे दर्द हो रहा है तो पेन रिलीफ और सूजन है तो इम्यूनोसप्रेसेंट, पर जड़ तक नहीं जाते। अब ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद इस बात को जड़ से समझता है। आयुर्वेद कहता है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस का असली कारण है आम और वात का संग्रह। आसान भाषा में आम मतलब शरीर में जमा हुआ कच्चा अधपचा खाना जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और ये आम बनता क्यों है, मैं इजी वे में आपको बताता हूँ। आम इसलिए बना क्योंकि आपकी खाना पचाने वाली जठराग्नि विकृत हो गई, खराब हो गई, जिससे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो रहा। और जब खाने का पाचन ठीक से नहीं होगा तो शरीर में उसी खाने का जहर बनेगा, दूषित अन्न रस बनेगा, जिसको हम आम कह रहे हैं। अब आप कहेंगे जी जठराग्नि विकृत क्यों हुई, डाइजेशन खराब क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपने लगातार विरुद्ध आहार किया। और आमवात होने का मेन रीजन जो आचार्य चरक ने बताया वो विरुद्ध आहार ही बताया है। अब विरुद्ध आहार क्या है, क्या होता है? तो आचार्य चरक ने विरुद्ध आहार के 18 प्रकार बताए हैं दोस्तों। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, ऐसे करके ये 18 विरुद्ध आहार के प्रकार आपके सामने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक फुल डिटेल वीडियो अलग से बना सकता हूँ। विरुद्ध आहार यानी इनकॉम्पिटेबल फूड कॉम्बिनेशन। आचार्य कह रहे हैं विरुद्धमपि चाहारम विद्यात विषम गरोपमम, यानी जो परस्पर विरोधी आहार हैं वो विष के समान हैं। लगातार आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार ले रहे हैं तो ये आम और वात दोनों को शरीर में बढ़ाएगा। आम टॉक्सिन, जहर, बासी कचरा है जो न तो शरीर को पोषण देता है और न ही शरीर से आसानी से निकलता है। और जब इसके साथ वात भी बड़ा हो दोस्तों, तो दोनों मिलकर बनाते हैं आम वात। जैसे हवा है, अब वो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही वात दोष इस आम को शरीर में घुमा देता है। जहां जहां जगह मिलेगी वहां आम को फैला देगा। और जब ये जाकर जोड़ों में अटक जाता है तो वहीं से शुरू होता है दर्द, सूजन और अकड़न का खेल। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि ये सिर्फ हड्डियों की बीमारी नहीं है, ये तो पाचन की गड़बड़ से शुरू हुआ एक लंबा चेन रिएक्शन है।
और जब तक आप जॉइंट्स में जमे आम को नहीं निकालते, जोड़ों का इलाज अधूरा ही रहेगा। तो अब क्या करें? हमें 4 काम सबसे पहले करने हैं। पहला ये कि भोजन के नियमों का पालन करें ताकि खाने का आम न बने, और अपनी अग्नि को ध्यान में रखकर ही भोजन करें। विरुद्ध आहार बिल्कुल बंद करें। दूसरा काम आपको करना है कि भोजन के बाद ऐसी औषधियों का सेवन करना होगा जो आम का पाचन करे, यानी जो खाना आपने खाया है उसका आम न बनने दें। खाने का ठीक से पाचन करने में मदद करें, ऐसी औषधियों का सेवन करना होगा। तीसरा काम यह करना है कि जो आम शरीर में फैल चुका है, नस नाड़ियों में बैठ चुका है, उसे गलाना है, उसे बाहर निकालना है ताकि शरीर की सारी रुकावटें खत्म हो और अग्नि फिर से जागृत हो सके। यानी आम का पाचन करके शोधन के उपाय हमको करने होंगे। साथ साथ ही चौथा काम आपको यह करना है कि बढ़ी हुई वात का शमन करना है और दोबारा वात न बढ़े, इसका हमको ध्यान रखना है। तो शरीर में जो आम बन रहा है वो विरुद्ध आहार करने के कारण बन रहा है। ये आपने जान लिया कौन कौन से विरुद्ध आहार हैं, कौन से ऐसे फूड हैं जिनको साथ में नहीं खाना है, ये भी आपको बताएंगे। पहले वात क्यों बढ़ रहा है ये क्लियर करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति की प्रमुख प्रकृति वात है। आयुर्वेद ये कहता है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन का चयन करें, पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रमुख प्रकृति क्या है? तो आपको जो सामने चार्ट दिख रहा है, आप बस उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो जो सिम्टम आप पे फिट बैठते हैं उन पे टिक करना है। जो सिम्टम्स ज्यादा आप में होंगे वही आपकी प्रमुख यानी प्राइमरी प्रकृति होगी। किसी किसी को मिक्स प्रकृति भी होती है। जैसे अगर वात के सिम्टम्स आप में ज्यादा हैं और पित्त के सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रमुख वात होगी और पित्त का अनुबंध होगा या जोड़ा होगा। अगर आप अपनी प्रकृति को जान ले दोस्तों और वो गलतियां ना करें जिससे आपकी प्रकृति खराब हो, तो आपको कभी जीवन में रोग नहीं हो सकता। आज लोगों को जानकारी नहीं है कि उनके लिए कौन सा फूड सही है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति को दर्द से, गठिया से, रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसे रोगों से कभी जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कैसे आयुर्वेदा में बताए फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम रूमेटाइड अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो जैसे कि हम वात प्रकृति की बात कर रहे थे, दिए गए चार्ट के अनुसार अगर आप में वात के लक्षण ज्यादा हैं, तो अब हमें यह जानना है कि ये वात क्या है और इसके गुण क्या है। वात का मतलब होता है दोस्तों वायु या गति। वात इसलिए कहा गया क्योंकि ये वायु और आकाश इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन्हीं में से जब ये 2 तत्व वायु और आकाश आपस में मिलते हैं तब बनता है वात दोष, जो शरीर में हर तरह की कम्युनिकेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारे ऋषियों ने पहले ये प्रीडिफाइन कर दिया था कि अगर किसी को कोई रोग है तो वे वात पित्त कफ में से किस कैटेगरी में आएगा। वात पित्त कफ हमारी बॉडी की क्या है? बायो एनर्जी है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हमें दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही हमारे शरीर में वात पित्त कफ दिखाई नहीं पड़ते हैं। वात पित्त कफ एक बेहतर तरीका है किसी भी रोग को ढूंढने के लिए कि यह किस कैटेगरी में आता है, और रोग की कैटेगरी पता लगते ही रोग को आसानी से दूर किया जा सकता है। और यही हमारा आयुर्वेद बताता है। अगर किसी को कोई भी रोग हो तो आयुर्वेद कहता है वात पित्त या कफ, इन तीनों में से कोई ना कोई दोष, असंतुलन है, तभी रोग है, वरना रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे अभी हम अर्थराइटिस को चुनते हैं, ये वात की कैटेगरी का रोग है। अगर वायु आपके शरीर में बढ़ेगी तो 80 से 85 रोग इसकी कैटेगरी में आते हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में पहले से ही मौजूद है। जोड़ दर्द, अकड़न, हाथ पांव सुन रहना, कमर दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर फटना, नाखून टूटना, उल्टी, गला बैठ जाना, दांत दर्द, पैरालिसिस, ये सब आदि रोग वात रोग हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये वायु हमारे शरीर में बढ़ती कैसे है। आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस कारण शरीर में वायु प्रकोपित होती है या वायु दूषित होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप सबसे पहले वात के गुणों को देखिए। स्टांग हृदयम में लिखा है तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नील पित्तम सस्न हतिक्तो क्षणम लघु विश्रम श्रम द्रवम स्निग्धः शीतो गुरूर मंदे शलेषणो मर्तिस्त्न स्थिरः कफः। ऋषि बागभट जी ने इस श्लोक में वात पित्त कफ तीनों गुणों के बारे में बता दिया, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वात के 6 गुण ऋषि ने बताए। कौन कौन से हैं वे 6 गुण? रुक्ष यानी ड्राई, लघु यानी हल्का, शीत ठंडा, खर खुरदुरा कठोर, सूक्ष्म बहुत बारीक, चल गतिशील अस्थिर रहने वाला। अगर आपकी प्रकृति वात है या जिनको जोड़ों का दर्द, सूजन या अर्थराइटिस जैसी वातज समस्याएं बनी रह रही हैं, तो उन्हें इन 6 गुणों को गहराई से समझना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या ध्यान में रखना है? ये जो वात के 6 गुण हैं, इन गुणों को और बढ़ाने वाली चीजों का सेवन अगर हम करते जाएंगे तो डेफिनेटली वात भड़केगा ही। सरल करके समझाता हूं। वात का पहला गुण क्या है? रुक्ष, मतलब ड्राइनेस, सूखापन। अब आप अपने डेली रूटीन में देखो कि आप दिन भर में कौन सी सूखी चीजें खा रहे हैं जो दिखने में ड्राई हो।
सूखा खाना हो सकता है, बिना घी की रोटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चाय, पापड़, सूखे पकौड़े, कुरकुरे, पॉपकॉर्न, कम पानी पीना, रात को देर रात तक जागना, बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा फ़ोन की स्क्रीन देखना, ये सब शरीर की नमी खींच लेते हैं और बॉडी में ड्राइनेस बढ़ा देते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब सोचिए, अगर सिर्फ ये एक गुण बढ़ा तो क्या होगा? बॉडी में कब्ज की समस्या होने लगेगी, बाउल मूवमेंट हार्ड हो जाएगा, ओवर थिंकिंग, बेचैनी आप में बढ़ने लगेगी, नींद ठीक से नहीं आएगी, जॉइंट्स में सूखापन आने लगेगा जिससे बिना सूजन के भी दर्द होगा, मुंह सूखना, होठ फटना, आंखों में ड्राइनेस आने लगेगी। यानी सिर्फ एक गुण बिगड़ा तो देखो उसका असर पूरी बॉडी पर आया। अब इस गुण को अगर बैलेंस करना है तो आपको इसकी विपरीत गुणों वाली चीजों का सेवन करना पड़ेगा। तो रुक्ष का विपरीत क्या है? स्निग्ध, यानी चिकनी चीजें भोजन में शामिल करनी है। रोटी खाएं तो घी लगाकर खाएं, खिचड़ी में घी, दूध में शहद या अश्वगंधा, मूंग दाल पकी हुई घी के साथ, और रोजाना या सप्ताह में 2-3 बार तिल तेल से मालिश करें। तो ऐसा करने से वात का ये एक गुण बैलेंस हो जाएगा। अगर आम वात के कारण शरीर में कहीं दर्द है तो मालिश न करें। ये तो सिर्फ एक गुण है, अभी वात के 5 गुण और बाकी हैं। लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। आप इस कंक्लूजन को समझ लें कि जो भी वात के गुण हैं जो अभी मैंने आपको बताए, उनके विपरीत गुणों वाली चीजों के सेवन से वात आसानी से संतुलित हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। आपको सामने जो चार्ट दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो विपरीत गुणों वाली चीजें हैं उसको डाइट में शामिल कीजिए, और जिनसे वात और बढ़ता है उन चीजों से दूरी बना लें। तो ऐसा करने से वात कभी बिगड़ेगा ही नहीं। तो अब से आपको वात को और बढ़ाने वाले खाने को तुरंत बंद करना है। वात सबसे जल्दी दिनचर्या की गड़बड़ से भड़कता है दोस्तों। अगर आप देर रात तक जाग रहे हैं, अनियमित खा रहे हैं, ओवरवर्क या बहुत देर तक बैठना, ये सब वात बढ़ाते हैं। तो सोने, जगने और खाने, मल त्याग का समय फिक्स करना चाहिए। वात का सीधा कनेक्शन मन से है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा है, तो बिना प्राणायाम के आम वात पूरा कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए रोज 10 मिनट प्राणायाम, शांत वॉक या ध्यान को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अब थोड़ा विरुद्ध आहार कौन से हैं ये जान लेते हैं। जैसे दूध के साथ नमक वाले भोजन, चाय के साथ रोटी, पराठे नहीं खाएं क्योंकि रोटी में नमक होता है। मछली के साथ दही या दूध न लें। फल खाने के तुरंत बाद दूध या दूध के साथ कोई भी फल ना खाएं। दूध केला भी साथ में ना लें। रात में दही, प्याज, छाछ पीना ये नहीं करना है। उड़द दाल के साथ दही, खाने के बाद आइसक्रीम, गरम के साथ ठंडा पेय पदार्थ, पनीर की सब्जी, चाय पीने के बाद खाना खाना या खाना खाने के बाद चाय पीना, भोजन के आखिर में मीठा। अगर मीठा लेना है तो सबसे पहले लेवे। बाकी आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ऐसे गलत फूड कॉम्बिनेशन जो है शरीर में आम टॉक्सिन बनाते हैं जो जोड़ों में जाकर जम जाते हैं। अब हम डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि आम ना बने। जिनको भी आम वात की समस्या है उनको दिन में 2 बार ही भोजन करना है। इसका ध्यान रखें। कब करना है? जब कड़क भूख का एहसास हो, और हो सके तो गेहूं खाना बंद कर दीजिए। अगर डाइजेशन वीक है और सुबह सुबह शरीर में अकड़न, स्टिफनेस रहती है, जीभ पर सफेद मोटी परत आ जाती है, पेट फूलना, गैस, भारीपन, तो कुछ समय के लिए गेहूं बंद करें। गेहूं की जगह आप जौ, बाजरा, मिलेट्स, रागी, लाल चावल खाएं। सब्जियों में करेला, कुल्थी की दाल, मूंग दाल खाएं। इसमें भी जो अनाज है वो 1 साल पुराना हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आचार्य ने आम पाचन की बेस्ट औषधि लंघन को बताया है, यानी उपवास। इसलिए अगर आप ज्यादा भूखा नहीं रह सकते तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। शाम 6 बजे से 7 बजे के बाद भोजन न करें, फिर अगली सुबह 9 से 10 बजे ही खाएं। आम वात जब शुरुआती स्टेज में होता है तो शरीर में हल्का हल्का दर्द रहना, भूख न लगना, खाने का मन न होना, शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन रहना, थकान रहने लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ने लगती है तो लक्षण भी बढ़ने लगते हैं दोस्तों। फिर ये अंगुलियों के छोटे जॉइंट्स में भी दर्द रहने लगता है। बड़े जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस रहने लगेगी। कभी कभी बिच्छू के काटने जैसी पीड़ा भी हो सकती है। इसलिए अभी हम एक काढ़ा बनाएंगे जो दर्द, अकड़न और सूजन में बहुत आराम देगा और आम का पाचन करेगा। तो इसके लिए 1.5 गिलास पानी लेंगे। इसमें 1 चम्मच गिलोय का चूर्ण डालेंगे। अगर गिलोय ताजा है तो 1 अंगुल जितनी लंबी डंडी लेंगे। फिर 1/4 चम्मच सोंठ चूर्ण लेंगे। इसको अच्छे से उबालें, लगभग आधा गिलास रहने तक। छानकर इसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल मिलाकर सवेरे सवेरे इसका सेवन कीजिए। अगर जिनको मोशन नहीं आ रहा है तो कैस्टर ऑयल 2 चम्मच भी ले सकते हैं। अगर किसी को पेट में मरोड़ या फिर दस्त की समस्या है तो कैस्टर ऑयल ना मिलाएं। तेल मिलाकर 4 से 5 दिन तक काढ़े को लें और बिना तेल मिलाए 13 से 15 दिन तक इसको लीजिए। फिर कुछ दिनों का गैप देकर फिर से ले सकते हैं। दर्द को कम करने के लिए साथ में स्वेदन चिकित्सा भी कर सकते हैं। स्वेदन यानी सेक करना। रेत या नमक को लोहे की कढ़ाई में गर्म करके सूती कपड़े में डालकर पोटली बनाएं और दर्द वाले स्थान पर सेक करें। आम वात में तेल मालिश नहीं करना है दोस्तों। तेल मालिश संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कर सकते हैं। अगर इनडाइजेशन के साथ साथ गैस, ब्लोटिंग और पेट में दर्द होता हो तो ये उपाय कीजिए।
क्या करना है, अजवाइन 2 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, सफेद जीरा 1 चम्मच, काला जीरा आधा चम्मच, इन चारों को धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना है। फिर मिक्सी में डालकर पीसना है। फिर इसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाना है और इसको स्टोर करके रख लीजिए। कैसे लेना है, 1 कप पानी लें, इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डालें और आधा चम्मच तैयार पाउडर की मिलाएं और फिर उबालें। फिर छानकर इसमें नींबू का रस मिलाना है। खाने के 30-40 मिनट बाद पीना है सुबह शाम। इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, पेट में दर्द इससे ठीक होता है। साथ ही खाने का स्वाद भी बढ़ाता है, भूख लगाएगा, लीवर को एक्टिव करता है। अब ऐसे लोग जिनको पेट में आम तो बन रही है, साथ में बार बार लेटरिन के लिए भी जाना पड़ रहा है, चिपचिपा लेटरिन आती हो, भूख नहीं लगती हो, तो इस प्रयोग को कीजिए, बहुत अच्छा आराम आता है। क्या करना है, सौंठ 50 ग्राम, कच्चे बेल की गिरी 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, तीनों को मिलाकर कूट पीसकर बारीक चूर्ण तैयार करें। सुबह शाम खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से लीजिए। 25 से 30 दिनों तक इस प्रयोग को कीजिए, निश्चित ही आराम आएगा। अब अगला क्वाथ है महारासनादि क्वाथ। इसे तीव्र वात रोग की अवस्था में लेने का विधान है। ये आम वात, सर्वांगवात, कंपवात, अर्धांगवात, कुब्जवात, पक्षाघात आदि रोगों का नाश करता है। आचार्य सारंगधर ने यह फॉर्मूला दिया है। इस क्वाथ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आप फोटो ले सकते हैं और ये बना बनाया भी आप हमसे ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से। 20 ग्राम लगभग 4 चम्मच 2 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब आधा गिलास रह जाए तब छानें। इसमें आधा चम्मच एरंड का तेल मिलाकर लें या फिर योगराज गूगल के साथ दिन में 2 बार इस क्वाथ को लीजिए। अब हम नाड़ियों में प्रवेशित आम को बाहर निकालने के लिए चरक संहिता में बताए गए 10 मूलाद्य घृत के बारे में जानेंगे। इसे बनाने की विधि का आप फोटो ले सकते हैं। हमने भी इसे शास्त्र के अनुसार तैयार किया है। 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार लें। इसके सेवन से पेट में, नाड़ियों में चिपका हुआ आम दूर हो जाता है, आंतों में जमा मल भी निकल जाता है। अगली औषधि है आम वातारी वटी। भयंकर तीव्र आमवात की अवस्था में इसे दिया जाता है दोस्तों। 1 से 2 गोली गर्म जल के साथ सुबह शाम लीजिए। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या क्या करूं। पहले 15 दिन आप ये करें। हमें पहले आम को रोकना है, अग्नि को जलाना है और शरीर को हल्का करना है। तो दिन में 2 बार भोजन करें, गेहूं बंद करें। अगर स्टिफनेस, जीभ पर सफेद परत है तो गिलोय सोंठ का काढ़ा सुबह लेना है। हल्का सेक करें दर्द वाले स्थान पर। 15 दिन बाद फेज 2 में जब भूख सही लगने लगे, जीभ साफ हो जाए, तब महारासनादि क्वाथ योगराज गूगल दिन में 2 बार ले सकते हैं और 10 मूलाद्य घृत दिन में 2 से 3 बार लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सदैव आप सभी का प्रेम मुझ पर बना रहे। सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद।